आज सुनेंगे कहानी बड़ा भाई। रविवार की सुबह मेरे पास बड़े भाई राकेश जी का फोन आया। दीपक, आज कविता के हाथ के बने मूली के पराठे खाने का मन कर रहा है। कविता से कह देना कि मसाले में मिर्च ज्यादा तेज न रखे। उनके आने की खबर सुनते ही मेरे घर में बेचैनी और तनाव के बादल घिराए। मेरे परिवार के तीनों सदस्य मुझे घेरने वाले अंदाज में मेरे इर्द गिर्द आ बैठे। किसी के कुछ बोलने से पहले ही मेरे बेटे राहुल ने साफ शब्दों में मुझे चेतावनी दे दी। पापा, आज आप ताऊ जी को तनुश्री के बारे में जरूर बता दीजिए। इस मामले को और लटकाना ठीक नहीं है। तुम सब अपने ताऊ जी के स्वभाव को जानते नहीं हो क्या? मैं एकदम चिढ़ उठा। वे जाति पाति और धर्म कर्म में पक्का विश्वास रखने वाले इंसान हैं। मांस मछली खाने वाले बंगाली लड़की से तेरे विवाह की बात सुनकर वे बहुत नाराज होंगे। शादी होने के 2 महीने पहले उन्हें खबर देकर घर में फालतू का कलेश कराने का कोई तुक बनता है क्या? पापा, आप ताऊ जी से इतना क्यों घबराते हैं? मेरी बेटी रिया मुझसे नाराज हो उठी। मेरी पत्नी कविता भी अपने बच्चों का साथ देते हुए बोली, हमें अपने बेटे की खुशी देखनी है या भाई साहब की? मैं तो कहती हूँ कि जो कलेश होना है अभी हो जाए। बाद में खुशी के मौके पर घर में कोई हंगामा हो, ये हमें बिल्कुल सहन नहीं होगा। मैं परेशानी भरे अंदाज में हाथ मलते हुए थोड़ा तीखा होकर बोला, इस वक्त मेरी मनोदशा को तुम में से कोई भी नहीं समझ रहा है। बड़े भाई के बहुत एहसान है मुझ पर। उन्होंने अपने और अपने बच्चों की सुख सुविधाओं में कटौती करके मुझे पढ़ाया था। उनके लिए अपनी सीमित पगार में मेरी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की फीस भरना कोई आसान काम नहीं था। उनके फैसले के खिलाफ मैं ना कभी गया हूँ और ना जाना चाहता हूँ। पापा, आप मुझे ये बताइए कि अगर आप पढ़ने में होशियार ना होते तो क्या इंजीनियर बन पाते? रिया मुझसे भिड़ने को तैयार हो गई। मैं इतना भी होशियार नहीं था कि मुझे राज्य सरकार वजीफा देकर पढ़वाती। बड़े भाई ने आर्थिक कठिनाइयां झेलकर मेरी फीस भरी थी। उनके इस एहसान को मैं भूल नहीं सकता। आप कब तक उनके एक एहसान के तले दबे रहेंगे? कविता ने ऊंची आवाज में टोक दिया। आपने पिछले 28 सालों में क्या उनकी कम आर्थिक सहायता की है? अभी 6 महीने पहले उनकी बहू की डिलीवरी में क्या आपने 50,000 रुपए नहीं दिए थे? मैंने जो भी किया अपना फर्ज समझकर किया है। मुझे अपने ढंग से समस्या को सुलझाने दो। कोई भी मुझ पर दबाव बनाने की कोशिश ना करो। सख्त लहजे में उन्हें ऐसी चेतावनी देकर मैं अपने शयन कक्ष में चला आया था। उम्र में मुझसे 12 साल बड़े भाई के सामने मैं कभी ऊंची आवाज में नहीं बोल सकता था। वे मुझसे हमेशा आदेशात्मक लहजे में बात करते हैं, लेकिन मैंने कभी उनके इस रौब का बुरा नहीं माना। अब मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं तो कविता का नजरिया भी बदल गया है। ये तीनों हमारे आपसी संबंधों के समीकरण को समझने में असमर्थ है। बड़े भाई को मैं जो इज्जत देता हूँ उसे मेरे बच्चे मेरी कायरता और दब्बूपन समझते हैं। 2 पहिया या कार से चलते हुए करीब 12 बजे बड़े भाई साहब हमारे घर आ गए। दीवान पर आराम से लेट जाने के बाद उन्होंने मुझे हुक्म सुनाया, दीपक, आज शाम हमें पिताजी के दोस्त ओम प्रकाश जी के यहाँ चलना है। किस लिए जाना है उनके यहाँ? पहले से ही तनावग्रस्त मेरा मन फौरन अजीब सी चिड़चिड़ाहट का शिकार हो गया था। उनका हालचाल पूछने चलेंगे। दिल की बीमारी के कारण वे हफ्ते भर अस्पताल में रहकर आए हैं। पर बड़े भैया, हम उनका हालचाल पूछने क्यों जाएं? मैंने उन्हें 10 साल से देखा नहीं है। मुझे तो उनकी शक्ल भी ढंग से याद नहीं है। ये कैसी नासमझी की बात कर रहा है तू? पिताजी के दोस्त का हालचाल पूछने जाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने मुझे डपट दिया। अपने मन की परेशानी के चलते मैं जिंदगी में पहली बार जानबूझकर भैया की इच्छा के खिलाफ बोला, भैया, मेरे पास न समय है और ना ही मैं उनसे मिलने जाने की कोई जरूरत समझता हूँ। आप कार लेकर उनसे मिलने अकेले चले जाना। मेरा ऐसा रूखा जवाब सुनकर वे हक्के बक्के रह गए। उन्हें सपने में भी उम्मीद नहीं थी कि उनके सामने हमेशा जी भैया, हाँ भैया करने वाला उनका छोटा भाई कभी इस सुर में बात करेगा। ठीक है, मैं रिक्शा करके चला जाऊंगा। उनकी बुझी हुई और सुस्त आवाज ने मुझे अंदर तक हिला दिया, लेकिन मैंने भी उनके दिल पर लगे जख्म पर मरहम लगाने की कोई कोशिश नहीं की। मैं उन्हें अब किसी तरह के भुलावे में नहीं रखना चाहता था। मुझे लगा कि आगे चलकर मेरे बच्चों से उन्हें ज्यादा मान सम्मान नहीं मिलने वाला। मैं चाहता था कि भैया बच्चों के हाथों भविष्य में मिलने वाले सदमे को झेलने के लिए अभी से तैयार हो जाए। तभी कविता चाय लेकर आई तो वे मुस्कुराते हुए बोले, कविता, तुम्हारे हाथ के बने मूली के पराठे खाए कई दिन हो गए थे। अब तुम्हारी भाभी से रसोई में ज्यादा काम नहीं होता। बहू के हाथ के बने पराठों में वो करारापन नहीं होता जो तुम्हारे हाथ के बने पराठों में होता है। भाई साहब, आज तो मैंने सुबह से ही सरसों का साग बनाने की तैयारी कर ली थी। पराठे खाने आप किसी और दिन आ जाइएगा। कविता ने बिना उनसे नजरें मिलाए दबे स्वर में जवाब दिया तो भैया चौंक पड़े। कुछ पलों की खामोशी के बाद भैया बनावटी हंसी हंसते हुए बोले, चलो आज साग ही खा लेते हैं, मतलब तो पेट भरने से है। मैंने नोट किया कि पल भर में उनकी आंखें बुझी बुझी सी हो गई थी। वे सीधे लेटकर छत को ताकते हुए भजन गुनगुनाने लगे। ये सभी जानते थे कि अपने मन की चिंता और दुख दर्द छिपाने के लिए बड़े भैया अक्सर भजन का सहारा लेते थे। मुझसे और सहन नहीं हुआ तो मैं बैठक से उठकर अपने कमरे में आ गया। अचानक मेरी आंखों में आंसू भर आए। पापा, आप तनुश्री के बारे में ताऊ जी से कब बात करोगे? मेरे पीछे पीछे राहुल ने कमरे में आकर तीखी आवाज में मुझसे सवाल पूछा तो मेरे सब्र का घड़ा फूट गया। बंगाली लड़की से शादी करने का फैसला तुमने किया है ना, तो अपने ताऊ जी से बात भी तुम ही करो।
मैं किसी से कुछ कहने सुनने नहीं जा रहा हूँ। मैं उस पर अचानक गुर्राया तो राहुल सहम कर 2 कदम पीछे हट गया। मैंने फौरन उसे सॉरी कहा। उसने मेरी आंखों में झलकते आंसू देखे तो परेशान होकर बोला, पापा आप इतनी ज्यादा टेंशन मत लीजिए प्लीज। आप उनसे अभी कुछ नहीं कहना चाहते तो मत कहिए। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो सबके लिए परेशानी खड़ी हो जाएगी। मैंने आंखें मलते हुए सुस्त आवाज में उससे कहा, मैं मौका देकर आज ही भाई साहब से बात करूंगा। तुम कुछ देर के लिए उनके पास जाकर बैठो, मैं मुंह धोकर आता हूँ। भाई साहब से बंगाली लड़की को घर की बहू बनाने की बात खुलकर कहने का फैसला करके जब मैं फ्रेश होकर बैठक में पहुंचा तो वे वहां मौजूद नहीं थे। मेरा दिल धक से रह गया। मुझे अपने घर वालों पर बहुत गुस्सा आया और मैंने ऊंची आवाज में पूछा, भाई साहब को बिना खाना खाए क्यों जाने दिया तुम लोगों ने? रिया फौरन भागती हुई बैठक में आ गई और नाराज लहजे में बोली, बिना बात के इतनी जोर से मत चिल्लाओ पापा। ताऊजी राहुल को साथ लेकर बाजार तक गए हैं। क्यों? रस मलाई लाने के लिए। ओह, मुझे लगा कि वे नाराज होकर बिना खाना खाए ही चले गए। मैं आंतरिक तनाव कम करने के लिए अपनी कनपट्टियां मसलने लगा। रिया अजीब नजरों से मुझे घूरती हुई वापस अपने कमरे की तरफ चली गई। भाई साहब को रसमलाई बहुत पसंद थी। मूली के पराठे न मिलने की पीड़ा रसमलाई खाकर तो कम होगी ही। ऐसा सोचते ही मेरे होठों पर एक छोटी सी मुस्कान उभर आई। सोफे पर बैठे बैठे मेरी कुछ देर के लिए आंख लग गई थी। जब वे दोनों घंटे भर बाद बाजार से लौटे तो बड़े भाई ने मुझे हिलाकर जगाया। आंखें खोलते ही मैंने नोट किया कि बड़े भाई साहब के तेवर चढ़े हुए थे और उनके पीछे खड़ा राहुल मुंह पर उंगली रखकर मुझसे चुप रहने की प्रार्थना कर रहा था। अब होगा घर में कलेश। ऐसा सोचते ही मेरा दिल चिंता के मारे जोर से धड़कने लगा। दीपक, तू कौन से जमाने में जी रहा है? उन्होंने बड़े सख्त लहजे में मुझसे सवाल पूछा। मैं कुछ समझा नहीं बड़े भैया। मैं चौंक कर सीधा बैठ गया। छोटी सी बात को लेकर घर में तकरार मचाने का क्या औचित्य है? ये आप क्या कह रहे हैं भैया? मैंने क्या कलेश मचाया है? अब ज्यादा अनजान मत बन। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बात मेरे कानों तक कभी पहुंचेगी ही नहीं। कौन सी बात भैया? मेरे भाई, अगर राहुल बंगाली लड़की से ब्याह कर भी लेगा तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? उस शादी के खिलाफ अपना फैसला सुनाने से पहले तूने मुझसे इस बात पर चर्चा क्यों नहीं की? आज मुझे तू ये बता ही दे कि घर में बड़ा मैं हूं या तू? बड़े तो आप ही हैं भैया, लेकिन जब बड़ा मानता है तो लेकिन का दुमछल्ला क्यों लगा रहा है? अब मुझे बता कि हम अपने बच्चों की खुशियों को ध्यान में रखकर शादी का फैसला लें या जात पात के चक्कर में फंसकर अपने राहुल की खुशियों का गला घोट दे? उनका ये सवाल सुनकर मेरा मुंह हैरानी से खुला का खुला रह गया। साथ ही एक झटके में सारी बात मेरी समझ में आ गई थी। मैंने अंदाजा लगा लिया कि राहुल ने उन्हें जाकर बताया था कि इस अंतर्जातीय विवाह के खिलाफ मैं हूँ। खुद को विलेन बनाकर उसने बड़े भैया को हीरो बनने का मौका दे दिया था। अब होने वाले इस पारिवारिक नाटक में जान डालने के लिए मैं भी फौरन तैयार हो गया। भैया, उस लड़की को ढंग से हिंदी बोलनी भी नहीं आती। मैंने अपने माथे पर बल डालकर इस शादी के खिलाफ बोलना शुरू किया। अरे तो इस घर में किसका हैंड अंग्रेजी में कमजोर है? बड़े भैया की इस अंग्रेजी को सुनकर मेरे लिए हंसी रोकना कितना मुश्किल हो रहा था, इसका अंदाजा कोई भी लगा सकता है। वे मछली खाती हैं और हम ब्राह्मण हैं भैया, तो छोड़ देगी वो मछली खाना। तू क्यों इतनी चिंता कर रहा है? बड़े भैया, आप समझ नहीं रहे हैं। वो आजकल के जमाने की तेज तर्रार लड़की है, हमारे घर के सीधे साधे माहौल में फिट नहीं हो पाएगी। यार दीपक, तू कैसे बच्चों जैसी बातें कर रहा है? उसे अपने घर के रंग में ढालना तो हम लोगों के हाथ में है। वो साग खिलाएगी तो खा लेंगे, जब पराठे खिलाएगी तो पराठे खा लेंगे, और अगर रोज खाना बाजार से आने लगे तो वो भी खाना सीख लेंगे। मेरे भाई, मुझे लगा कि यूं मजाक करके बड़े भैया हम अपनों को समझा रहे थे। आप सारी बात को मजाक में मत उड़ाओ भैया, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। वे एकदम से संजीदा हो गए। देख दीपक, हम जैसे रिटायरमेंट की तरफ बढ़ते लोग अगर बच्चों के साथ कदम मिलाकर नहीं चलेंगे, उनके साथ मिलजुल कर नहीं रहेंगे, तो घर में हमारा गुजारा होना मुश्किल हो जाएगा। अपने मान सम्मान या जाति पाति की दुहाई देकर कलेश करना और अपने बच्चों की खुशियों को दांव पर लगाना कोई समझदारी की बात नहीं है। यह मेरा आदेश है कि शादी को लेकर तू घर में बिल्कुल कलेश नहीं करेगा। जी बड़े भैया। अपनी आंखों में तैरती हुई खुशी की चमक को उनसे छिपाने के लिए मैंने अपना सिर एक आज्ञाकारी भाई की तरह झुका लिया। देखा तुम सबने, कितना आज्ञाकारी है मेरा छोटा भाई। मेरे समझाने पर भी ये अपना फैसला नहीं बदलेगा। ऐसा सोचकर तुम सब खामखा ही परेशान हो रहे थे। उन्होंने आगे बढ़कर मुझे प्यार से गले लगा लिया। मैं भाव विभोर होकर उनकी छाती से लगकर रो पड़ा। उन्होंने सबके सामने मुझ पर अपना रौब जमाने का ये मौका भी नहीं चुका और मुझे अगला आदेश दिया, जब बात खुशी की हो ही रही हो तो ये लटका हुआ चेहरा नहीं चलेगा। चल फटाफट सबको मुस्कुरा कर दिखा। मैं फौरन दिल खोलकर मुस्कुरा दिया। आज मैं उनकी समझदारी का कायल हो गया था और मेरी नजरों में उनके प्रति इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई थी।
ऐसे ही दिल को छू लेने वाली सामाजिक और प्रेरणादायक कहानियों को हर दिन सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आपसे मिस ना हो। कहानी से जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली एक नई और बेहतरीन कहानी के साथ। तब तक के लिए अपनों का ख्याल रखिए और खुश रहिए और सुनते रहिए एनके हिंदी कहानी।